किसी गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहता था। किसान के घर में उसकी पत्नी गोमती और उसकी 17 साल की बेटी सरिता थी। बस 3 प्राणियों का ही परिवार था। रामलाल के पास बहुत ही उपजाऊ जमीन का एक टुकड़ा था। वो उसमें खूब जी तोड़ मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता। उसके पास एक ही बैल था। एक ही बैल से खेतों को जोतना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए वो गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह से हर साल जब खेतों में हल जोतना होता तो उसका बैल मांगकर ले आता। बदले में फसल पकने पर खेत का 1/3 हिस्सा अनाज जमींदार को दे देता। इस तरह उसकी गुजर बसर हो रही थी। रामलाल की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। ये बात रघुनाथ सिंह भी जानता था। वो हमेशा उसकी जमीन हड़पने की ताक में रहता। इस साल उसने ठान लिया कि किसी तरह रामलाल को फंसाकर जमीन हथिया लेगा। जब रामलाल बैल मांगने गया तो रघुनाथ सिंह ने बीमार बैल उसे दे दिया। खेत में हल जोतते समय बैल गिर पड़ा और मर गया। रामलाल घबराया और जाकर रघुनाथ सिंह को खबर दी। वो तो पहले से ही मौका ढूंढ रहा था। वो नाराज होकर बोला, रामलाल, तुमने मेरा सबसे प्यारा बैल मार डाला। अब मुझे वापस करो। चाहे नया बैल दो या अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। रामलाल गिड़गिड़ाया, हुजूर, आप चाहें तो मेरा बैल ले लीजिए, पर जमीन मत लीजिए। जमीन ही मेरी रोजी रोटी है। रघुनाथ सिंह बोला, मुझे तुम्हारा दुबला पतला बैल नहीं चाहिए, मुझे तो जमीन ही चाहिए। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हर बार आपको 1/3 फसल देता था, इस बार आधी फसल देने को तैयार हूं। पर रघुनाथ सिंह नहीं माना और बोला, अगर जमीन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें राज दरबार में घसीट ले जाऊंगा। रामलाल लाचार होकर बोला, ठीक है हुजूर, मैं राज दरबार जाने को तैयार हूं। 2 दिन बाद मामला राजा वीरेंद्र प्रताप के सामने पहुंचा। राजा नए नए बने थे और न्यायप्रिय थे। पहले रघुनाथ सिंह ने कहा, महाराज, ये मेरा बैल लेकर गया और उसे लौटाया नहीं। अब कहता है कि बैल मर गया। मैं इसके बदले जमीन चाहता हूं। राजा ने रामलाल से पूछा, क्या सचमुच ऐसा है? रामलाल बोला, महाराज, बैल मर गया ये सच है, पर मैं आधी फसल देने को तैयार हूं। जमीन दूंगा तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा। वे समझ गए कि रघुनाथ सिंह लालच में हैं, पर न्याय करना भी जरूरी था। राजा ने दोनों से कहा, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा फैसला उसी के पक्ष में होगा। राजा ने 3 प्रश्न दिए। 1. सबसे मधुर चीज क्या है? 2. सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? 3. सबसे कीमती चीज क्या है? दोनों को उत्तर सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। रामलाल परेशान घर लौटा। उसकी बेटी सरिता ने पूछा, पिताजी क्यों उदास हैं? रामलाल ने पूरी बात बताई। सरिता हंस पड़ी, बस इतनी सी बात? इनके उत्तर मुझे पता है। उसने पिता को उत्तर बता दिए। 2 दिन बाद दोनों दरबार पहुंचे। सबसे पहले रघुनाथ सिंह ने जवाब दिए, महाराज, सबसे मधुर चीज शहद है, सबसे तेज मेरा घोड़ा चेतक है, ये सभी को पता है। आप चाहे तो आजमा कर देख लें। और सबसे कीमती चीज सोने की मोहरें हैं। राजा को ये रिश्वत जैसी बात लगी और वो क्रोधित हो गए। राजा का क्रोध देखकर रघुनाथ सिंह डर गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। राजा ने फिर रामलाल से पूछा। उसने कहा, महाराज, सबसे मधुर चीज इंसान की जीभ होती है। उसके वचन उसके बोल होते हैं। हमारी जीभ की मिठास परायों को भी अपना कर देती है। महाराज, आपका दूसरा प्रश्न था कि सबसे तेज दौड़ने वाली चीज इस संसार में क्या है? तो महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाली चीज इंसान का मन होता है। वो एक क्षण में क्या से क्या सोच ले, कहां से कहां पहुंच जाए। और आपका तीसरा प्रश्न था कि इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? महाराज, इस संसार में सबसे कीमती चीज इंसान का चरित्र होता है। अगर वो चरित्रवान है तो उसके पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है। यदि कोई इंसान चरित्रहीन है तो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो निर्धन के समान ही होता है। तो महाराज, ये थे आपके 3 प्रश्न के उत्तर। इससे संतुष्ट हैं कि नहीं? कृपया मुझे बताएं। राजा अपने सिंहासन से उठकर तालियां बजाते हुए बोला, अद्भुत, अद्भुत रामलाल, तुमने 3 प्रश्नों के उत्तर बड़े अद्भुत दिए हैं।
हम तुम्हारी इस बुद्धि कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, कल तुमने इन प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए थे? तो रामलाल बोला, महाराज सच कहूं तो मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता था। ये तो मेरी बेटी ने मुझे बताए थे। मेरी बेटी बड़ी बुद्धिमान है। राजा ने जब ये सुना तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारे राज्य में इतनी बुद्धिमान लड़की, और वो भी एक गरीब किसान के घर में, उसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। पर उसने मन ही मन कुछ सोचा कि क्यों ना इस बुद्धिमान लड़की की एक बार परीक्षा ली जाए। यही सोचकर उसने रामलाल से कहा, तुमने तीनों प्रश्नों के उत्तर बड़े अद्भुत दिए हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे पक्ष में जाता है। अब तुम्हें रघुनाथ सिंह को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रघुनाथ सिंह पहले से ही बहुत संपन्न है। अगर उसका एक बैल मर भी गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास इतनी जमीन जायदाद है कि वो उस जैसे 10 बैल और खरीद ले। पर अगर तुमने इसको जमीन दे दी तो तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा। और रघुनाथ सिंह जो तुम उपहार हमारे लिए लाए थे, वो अब तुम रामलाल को दोगे। अब रघुनाथ सिंह की तो हालत खराब हो गई, पर राजा का आदेश था, वो टाल भी ना सका। मधु से भरा हुआ कटोरा और तेज दौड़ने वाला घोड़ा और सोने के सिक्कों से भरी थैली उसने ना चाहते हुए रामलाल को दे दी। अब राजा ने रामलाल को अपनी तरफ से भी उचित इनाम दिया और रामलाल से बोला, हम तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न हैं और हम उससे मिलना चाहते हैं। कल उसे हमारे राज दरबार में भेजना, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं महाराज? रामलाल ने उत्सुकता से पूछा। महाराज बोले, हम चाहते हैं कि कल तुम्हारी बेटी जब हमसे मिलने आए तो वो निर्वस्त्र भी आए और वस्त्र पहनकर भी, यानी उसने वस्त्र पहने भी हो और निर्वस्त्र भी हो। वो हमारे लिए उपहार भी लेकर आए और नहीं भी लेकर आए। वो हमसे मिलने के लिए पैदल चलकर भी आए और सवारी पर बैठकर भी आए। रामलाल ने जब ये सुना तो उसके कुछ समझ नहीं आया, पर वो फिर भी हामी में सिर हिलाकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर रामलाल परेशान सा बैठ गया। उसकी बेटी ने उससे पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या महाराज को हमारे दिए हुए उत्तर सही नहीं लगे? तो रामलाल बोला, नहीं बेटी, उत्तर तो तुम्हारे उत्तम थे, पर अब एक और नई समस्या आ गई है तुम्हारे लिए। ये कहकर रामलाल ने सारी बातें जो राज दरबार में घटित हुई थी अपनी बेटी सरिता को बता दी। सरिता ने अपने पिताजी को तसल्ली दी और कहा, पिताजी मैं सब संभाल लूंगी, बस मुझे कुछ चीजें चाहिए, आप बाजार से वो लाकर दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सरिता ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक तो मछली पकड़ने का जाल चाहिए और एक इस तरह की गाड़ी आप मुझे बनाकर दो जिस पर मेरा एक पैर टिका रहे और एक मैं जमीन पर टिका कर चलूं। तीसरी बात, आप मुझे एक चिड़िया पकड़कर लाकर दो। रामलाल ने अगले दिन ये तीनों चीजें अपनी बेटी को लाकर दे दी। निश्चित दिन सरिता राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने बदन के जरूरी भागों पर कपड़ा लपेट लिया और बाकी के बदन पर मछली पकड़ने वाला जाल ओढ़ लिया। अब उसने चिड़िया को एक पिंजरे में बंद किया और कांधे पर टांग लिया। एक पैर वाली गाड़ी पर पैर रखकर एक हाथ से एक पैर से उसे धकेलते हुए राज दरबार की तरफ चल दी। रास्ते में लोग उसे देखते तो बड़े अचंभे से देखते ही रह जाते, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधी राज दरबार में पहुंची। राजा उसे देखते ही आश्चर्यचकित हो गया। इतनी रूपवती, इतनी सौंदर्यवान लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी, जबकि उसके राज दरबार में एक से एक सुंदर दासियां थीं, एक से एक सुंदर स्त्रियां थीं, पर ऐसी रूपवती ना थी। राजा उसे देखता ही रह गया। सरिता ने जब राजा को प्रणाम किया, सरिता ने राजा से कहा, महाराज, जैसा कि आपने कहा था कि मैं वस्त्र पहनकर भी आऊं और निर्वस्त्र भी, तो मैं देख लो उसी तरह से आपके सामने हाजिर हूं। और आपने कहा था कि मैं सवारी से आऊं और पैदल भी, तो मैं एक पैर वाली गाड़ी से आई हूं। एक पैर मेरा जमीन में ही टिका हुआ आया है। आपने उपहार की बात की थी, तो लीजिए महाराज, ये चिड़िया मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। इतना कहकर सरिता ने पिंजरे से चिड़िया निकालकर राजा की तरफ बढ़ाई। राजा ने जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया,
सरिता ने उसको छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर खिड़की से निकलते हुए आकाश में उड़ गई। सरिता बोली, तो महाराज, मैंने आपको उपहार दे भी दिया और नहीं भी। ये सुनते ही राजा जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने सरिता से कहा, तुम्हारी जगह उस गरीब कुटिया में नहीं, इस राजमहल में है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। तुम क्या कहती हो? सरिता बोली, महाराज, मेरे जैसी गरीब लड़की आपकी रानी बने, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। पर मैं चाहती हूं आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे। राजा को भला क्या एतराज था। उन्होंने रामलाल को राज दरबार में बुलाया और उसकी बेटी का हाथ मांग लिया। रामलाल तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, सो उसने खुशी खुशी इजाजत दे दी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सरिता राजमहल में राजरानी की तरह रहने लगी। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल द इनर विजडम। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।